वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन हम बात कर रहे थे और इससे पहले का जो लेक्चर है हमने डिस्कस किया था हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी। तो जो ओवेरी की जो हिस्टोलॉजी है उस हिस्टोलॉजी में हमने डिफरेंट स्टेजेस 1 बाई 1 देखी और उस डिफरेंट स्टेजेस में हमने स्टडी किया था वहाँ फॉलिकुलर सेल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में टर्शरी फॉलिकल और जो मैच्योर्ड फॉलिकल था ग्राफियल फॉलिकल। तो वहाँ हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखी। एग जो ऊगोनिया है प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte में, और वहाँ जो प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर जो सेकेंडरी oocyte था वहाँ एग कवरिंग बनी थी, जैसे जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा। एक कैविटी भी थी एंट्रम, जहाँ एक लिक्विड भरा हुआ था जिसे हमने लिक्वर फॉलिक्यूलाई भी कहा था। और फिर हमने देखा कि वो 14 डेज पे जाके ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रप्चर होने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ओव्यूलेशन। यानी 14 डेज में जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी को छोड़कर फैलोपियन ट्यूब में एंट्री कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एग जो ओवरी है उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। आगे हम न्यूरो एंडोक्राइन के बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स, उनमें प्राइमेट्स और एक नॉन प्राइमेट्स में एप्स आते हैं, कपी जिन्हें कहते हैं। प्राइमेट्स में अगर फीमेल की बात करूं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। कौन सी साइकिल देखने को मिलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रल साइकिल में डिफरेंस ओव्यूलेशन के बेस पे होता है और ये फिक्स पीरियड में होता है मेंस्ट्रुअल। तो यहाँ ओव्यूलेशन हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से होगा। यानी LH हार्मोन, FSH हार्मोन, इन हार्मोन का जो प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या करेगा? ओव्यूलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, जिसको हम अभी कुछ देर बाद आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें नॉन प्राइमेट्स की, नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है। तो यहाँ ओव्यूलेशन पर कंट्रोल हार्मोनल या उस तरह का नहीं होता। यहाँ क्या होता है, जो FSH है और जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल होती है उस फीमेल को प्रेरित करती है नर के साथ कॉपुलेशन के लिए। यानी जो मादा होती है ना, वो मादा नर के साथ अगर कॉपुलेट होगी तो उसका जो स्टिमुलेशन है FSH और एस्ट्रोजन के थ्रू होगा। देन आफ्टर, यानी जो कॉपुलेशन है वो कॉपुलेशन एक इंडक्शन का काम करेगा। कॉपुलेशन एक इंडक्शन का काम करेगा और इसके वजह से आफ्टर कॉपुलेशन ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। प्राइमेट्स में तो एज यूजुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेजेस होंगे। वहाँ ओव्यूलेशन LH, FSH और अदर न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होगा। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स हैं वहाँ एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगा और वहाँ एस्ट्रस साइकिल में जो फीमेल होगी वो फीमेल कॉपुलेशन के बाद जब FSH का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो कॉपुलेशन से क्या होगा? इंडक्शन मिलेगा, उनको इंड्यूस होगा, स्टिमुलेट होगा। और स्टिमुलेट होने के बाद जो कॉपुलेशन के बाद ही क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ऐसे एनिमल को रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर भी कहते हैं, या इंड्यूस्ड, इंडक्शन हो रहा है ना तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर। तो बस ये डिफरेंस है कि वहां तो ओव्यूलेशन एज यूजुअल नॉर्मल प्रोसेस में होगा, लेकिन यहाँ ओव्यूलेशन जब ही होगा, कब? जब कॉपुलेशन का स्टिमुलेशन उन्हें मिले। अदरवाइज वो एग
आउटसाइड नहीं आएगा, यानी ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरह से जो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स हैं उसमें मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल हमें देखने को मिलती है। इसलिए जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनको रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर या इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर भी कहा जाता है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज की, या मेंस्ट्रुअल, मैं इसको पूरा ही लिखूं साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ जो ओवरी में जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्री, क्योंकि बेस क्या है ओव्यूलेशन, प्री ओव्यूलेटरी फेज। नंबर 2 ओव्यूलेटरी फेज, और नंबर 3 पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद चालू होता है यहाँ मेंसेस। कई बुकों में इसको इसी में ही सम्मिलित कर लिया है। तो वापस ये फेज वापस कहाँ, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद मेंसेस। तो एक साइकिल बनती है और इस साइकिल को ही क्या कहते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो फीमेल्स होती हैं हम उसकी ओवरी की को हम डिटेल में देख चुके हैं। तो वहाँ क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था, जो oogenesis है कब चालू हो जाता है, स्टार्ट्स, इनिशिएट कब हो जाता है, इट्स स्टार्ट फीटल पीरियड। कब आरंभ होगा, फीटल पीरियड में। और फीटल पीरियड में ऊगोनियल मदर सेल और प्राइमरी oocyte जैसी स्टेजेस वहाँ डेवलप हो जाती है। और इस स्टेज तक जो oogenesis है वो oogenesis रुक जाता है, oogenesis अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। जब प्यूबर्टी आती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तब ये आगे जो oogenesis का प्रोसेस है वो oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ ओवेरियन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में बेसिकली होते हैं। कौन सी रीजन में होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में वो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो जो फेजेज हैं उन फेजेज को हम यहाँ 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे, और 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो 1 बाई 1 डिस्कस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो फेजेज हैं उन फेजेज के प्रोसेस का हमें पता लगेगा। तो जो फेज को मैंने पिछले लेक्चर में ओवेरी में बताया था, अब मैं उसको साथ साथ लेके उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ओवेरी का बना रहा हूँ। ये फॉलिकुलर सेल्स थी, ये ऊगोनिया, ये प्राइमरी oocyte, यहाँ ये प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, यहाँ इस तरह ये सेकेंडरी फॉलिकल बना था, इस तरह से ये सेकेंडरी फॉलिकल बना था, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये यहाँ टर्शियरी फॉलिकल बना था, इस तरह से ये टर्शियरी फॉलिकल बना था, और लास्ट में एक वेल मैच्योर्ड, वेल डेवलप्ड, फाइनली एक ग्राफियन फॉलिकल यहाँ बन गया था, जिसमें
जिसमें आउटर मोस्ट थीका एक्सटर्ना, इनर वन थीका इंटरना, उसके बाद में एंट्रम फ्लूइड जिसे लिक्विड फॉलिकुलाई कहेंगे, उसके बाद में ये डिस्कस फ्रॉलीजेलस, क्यूमुलस सुफोरस भी कहते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बाद में यहाँ पे कोरोना रेडिएटा, और जो इनिशियल कवरिंग है एग की जोना पेल्यूसिडा कोरोना रेडिया के बाद में, और यहाँ ये बना था SC सेकेंडरी oocyte जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के थ्रू बना था, और यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पॉज हो गया था। तो वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो MC जिसे कहते हैं मेनार्की, वो गर्ल चाइल्ड में चालू हो जाता है अराउंड 12 to 13 ईयर्स में, अराउंड 12 to 13। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहली फेज है प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन से बिफोर। तो जो गर्ल चाइल्ड होता है, उस गर्ल चाइल्ड में जो मेनार्की होती है, यानी फर्स्ट जो मेंसेस जो फेज होगी, वो अराउंड 12 to 13 ईयर्स स्टार्ट हो जाती है। तो अराउंड 12 to 13 ईयर्स क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, वो फॉलिक्यूलर सेल्स से जो बिफोर बर्थ जो बनी हुई स्टेजेस हैं वो धीरे धीरे बाहर आती हैं। लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस भी किया था, तो प्राइमरी oocyte और उगोनिया हैं, उनका नंबर अराउंड 60,000 to 80,000 तक होता है, और उनमें से एक बार में एक उगोनिया आगे डेवलपिंग फेज में एंटर करता है। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल तक वो जाके अपना काम पूरा करता है। तो इस तरह से जो बिफोर बर्थ होगा, यानी फीटल लाइफ में क्या होगा, जो उगोनिया हैं वो उगोनिया प्राइमरी oocyte तक पहुंच जाएंगे, इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। अब जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग, ये प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग एक लेयर का सीक्रेशन किया जाता है प्री ओव्यूलेटरी फेज में। यानी ये जो साइकिल होती है वो अप्रॉक्सीमेट 28 डेज की होती है। तो 1/14 ये 14th डे है, और ये 28th डे है लास्ट, फिर ये वापस उसी प्रोसेस में कंप्लीट होगा। तो 1 से लेके 13वें दिन तक जो फेज है 1 to 13 डेज, वो प्री ओव्यूलेटरी फेज में काउंट होता है। तो यहाँ जो प्राइमरी oocyte है फॉलिकुलर सेल्स के सराउंडिंग कवर हो जाती है, यानी फॉलिकुलर सेल्स इस स्ट्रक्चर को घेर लेती है और खुद एक लेयर सीक्रेट करती है जो ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ ये फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं, ये फॉलिक्यूलर सेल्स इसको घेरे रखती है, और यही कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल से और ओव्यूलेटरी फेज से एक दिन ठीक पहले, यानी 13 डेज तक, यानी 13 डेज तक ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर्ड हो जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से जो स्टेजेस बनेंगी धीरे धीरे, इसके बाद बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं और इनसे इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ये कैविटी बनेगी, स्ट्रैंड्स डेवलप हो जाते हैं और इनके सराउंडिंग इस तरह से जो फॉलिकल सेल्स हैं वो फॉलिकल सेल्स यहाँ इसको घेर लेती हैं। तो यहाँ जो लेयर बनेगी वो लेयर बनती है यहाँ मेम्ब्रेना
फॉलिकुलर सेल्स ही हैं, उनका प्रोलिफरेशन है, डिफरेंशिएशन है ग्रेन्युलोसा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में फर्दर विभेदन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और ये एक कॉमन क्या बनाएगा? ये डिप्लॉइड स्टेज है, अभी तक ये भी डिप्लॉइड स्टेज है, पीजीसी से बना हुआ है। पीजीसी प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल, तो जर्मिनल एपिथेलियम से ही सीक्रेट हुआ है। पेरिटोनियम था आउटर मोस्ट, उसके मिडिल जर्मिनल एपिथेलियम, और लास्ट में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो यहाँ इस तरह से ये जो सेल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो एक लेयर का सीक्रेशन करेगा जिसे हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। तो ये जेडपी, ये सीआर, और इसी से ही इस तरह के स्ट्रैंड्स बन जाएगा। जो ये जो स्ट्रैंड है, इन्हीं का ही ये एक कलेक्शन है। इन्हीं का ही कलेक्शन है। और ये है हमारा क्यूम्यूलस ऊफेरस, या इसे डिस्कस प्रोलीजेरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डिस्कस प्रोलीजेरस भी कहते हैं। ये जो कैविटी होगी, ये कैविटी होगी हमारी एंट्रम, और ये जो लिक्विड भरा होगा इसे कहूँगा मैं लिक्वर। फॉलिकुलर सेल से ही सीक्रेट है, तो लिक्वर फॉलिकुलाई, क्या नाम हो जाएगा? लिक्वर फॉलिकुलाई। अब ये जो स्टेज है ये कहलाएगी टर्शियरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये टर्शियरी। अब बाद में क्या होगा? अराउंड 13 डेज ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा, और 14 डेज पे इसका रप्चरिंग चालू हो जाएगी। तो यहीं क्या है? ये सेकेंडरी oocyte। ये अब तक कौन सा था? प्राइमरी oocyte अब तक। अब यहाँ क्या हो रहा है? फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, और इसको ही कह रहा हूं मैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये यहीं आके रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। इट विल अरेस्ट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक फर्स्ट, जिसे फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन हाफ, देन दिस स्ट्रक्चर will converts into तो यहाँ पे आके जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, और रिडक्शन डिवीजन की वजह से जो प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में। अब इसके सराउंडिंग जेडपी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और डिस्क, और अपना क्यूमुलस ऊफेरस से सीक्रेट स्ट्रक्चर, ये है हमारी जेडपी। आउटर है हमारा कोरोना रेडिएटा, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ही है जो बार बार जिसकी फॉलिकुलर सेल प्रोलिफरेट कर रही हैं। और यहाँ ये इसे जर्मिनल हिल भी कहते हैं, क्यूमुलस ऊफेरस भी कहते हैं, और डिस्कस प्रोलीजेरस भी इसे कहते हैं। और यहाँ से इस तरह से
एक बीच में कैविटी यहाँ दिखाई देगी और उसी के साथ यहाँ जो सेल्स हैं उन सेल्स का यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स। अब यहाँ होता क्या है, जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो एक थिक और थिन लेयर बना लेती हैं। जो अंदर की लेयर है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है और कनेक्टिव टिश्यू से रिच होती है, जो कहलाती है थीका इंटरना। और इसके बाहर जो लेयर है वो लेयर थोड़ी थिक होती है और बाहर की ओर इसमें कनेक्टिव टिश्यू यहाँ मात्रा कम होती है। और ये जो लेयर है ये लेयर ही कहलाती है थीका एक्सटर्ना। तो जो बाहर की ओर जो लेयर बन रही है ये थीका एक्सटर्ना और अंदर की ओर जो लेयर बन रही है वो थीका इंटरना। क्लियर है? यहाँ ये हमारा होगा एंट्रम और ये जो फॉलिकुलर सेल से सीक्रेट जो फ्लूइड है इसे कहूँगा लिक्वर फॉलिक्यूलाई। और ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी oocyte जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये है डिस्क है, एक जर्मिनल डिस्क प्रोलीजेरस और यही स्ट्रक्चर कहलाता है क्वाटरनरी या ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ से और यहाँ तक डेवलपमेंट 13th डे के अराउंड या 14th डे भी हम उसको काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ मानते हैं 13th डे के अराउंड यहाँ ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होने के बाद क्या होता है, 14th डे पे जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, उस फॉलिक्यूलर सेल से FSH का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये जो एंट्रम फ्लूइड है इस पे एक प्रेशर बिल्डअप करता है, जिससे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा 14th डेज पे, यानी अब सेकंड की बात कर रहा हूँ फेज की, यानी ये फर्स्ट फेज हुआ जिसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहा। 1 to 13 डेज में यहाँ फॉलिकुलर सेल्स प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी oocytes के थ्रू यहाँ एग कवरिंग बन जाएगी जोना पेलिसिडा, फिर यहाँ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल जो सेकेंडरी फॉलिकल से कन्वर्ट होके बनेगा, यहाँ डिस्कस प्रोलीजेरस और क्यूमुलस ऊफोरस भी जिसे कहते हैं, जेडपी कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इस तरह से एंट्रम और एंट्रम फ्लूइड और यहाँ थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना फुली मैच्योर्ड, ये जो 13 डेज तक हो जाएंगे। तो इसी के बाद में जो एस्ट्रोजन है यहाँ प्रेशर बिल्डअप करेगा और प्रेशर बिल्डअप से ये जो कैविटी है ये कैविटी फट जाएगी और फटने के बाद रिलीज कौन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte का रिलीजन ही क्या कहलाता है, रिलीजिंग ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। तो इस तरह से जो ये ओव्यूलेशन है वो 14th डे में कंप्लीट होता है। कहाँ, जब फॉलिकुलर सेल FSH के अंडर कंट्रोल में, अंडर रेगुलेशन में एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ाती है। तो इंक्रीज्ड अमाउंट एस्ट्रोजन इसको रप्चर करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या सामने आएगी 14 डेज में, जो ओवेरी होगी, यानी ये जब फट के यहाँ ये बाहर आ जाएगा सेकेंडरी oocyte, इसकी दोनों एग कवरिंग होंगी, अंदर वाली जेडपी और आउटर वाली CR, और इसी प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन। और ये कहाँ आ जाएगा, ये मिल जाएगा फैलोपियन ट्यूब का इन्फंडिबुलम और ये फिम्बरी वाला स्टेज होता है। तो ओवेरी से कहाँ आ गया, ये फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम में। तो
इन्फंडिबुलम में आएगा तो रेस्ट ऑफ जो फॉलिक्यूलर अमाउंट है सेल्स का वो कहलाएगा CL, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसकी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो 14th डे होगा, 14th डे में मैंने पहले कहा था 13 डे तक FSH का लेवल बढ़ता है, लेकिन 14th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंडर कंट्रोल से रिलीज हो रहा है उसका अमाउंट एकदम बहुत ज्यादा होता है और उसी स्टेज को कहते हैं LH सर्ज। उसी स्टेज को क्या कहते हैं? LH सर्ज। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो उसका जो लेवल है इट बिकम्स वेरी हाई, और वेरी हाई हो जाएगा तो FSH का लेवल डाउन होगा और ये जो फ्लूइड है, ये कैविटी है, फटकर किसको बाहर निकाल देगी? इस सेकेंडरी oocyte को, और इसी एग को कहूंगा मैं सीलोमिक एग। क्यों? ये सीलोम में प्रवेश कर रहा है, किसकी? फैलोपियन ट्यूब की सीलोम में ये प्रवेश कर रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये किसका? फॉलिक्यूलर सेल्स का, और जो लिक्वर फॉलिकुलाई है, जो एंट्रम फ्लूइड था, उसका क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है यही कहलाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या कहलाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। और 14th डे के बाद सेकेंडरी oocyte अपनी एग कवरिंग के साथ बाहर निकल जाएगा। किसके साथ बाहर निकल जाएगा? एग कवरिंग के साथ बाहर निकल जाएगा। दोनों एग कवरिंग हैं, ZP और CR, कोरोना रेडिएटा। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक्ट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। किसकी तरह? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और इसे ही कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। इसे ही क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। और विद इन इसी पीरियड क्या होगा? जो यूटेरस था, यूटेरस का जो मायोमेट्रियम होता है, जो स्तर होता है पेशियों का, मायोमेट्रियम, और उसके अंदर का जो स्तर होगा उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, गर्भाशय यूटेरस के को। उस पे जो स्ट्रेटम बेसिलिस पर, स्ट्रेटम बेसिलिस पर एक और लेयर बन जाएगी, जिसे कहेंगे स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। क्या कहेंगे? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को ये मेंटेन करके रखता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और स्ट्रेटम बेसिलिस को कौन बनाएगा? एस्ट्रोजन। कब? मायोमेट्रियम के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वहां स्ट्रेटम बेसिलिस बना रहा है एस्ट्रोजन, और इस पर फॉर्मेशन होगा स्ट्रेटम फंक्शनलिस का, और इसको ये बनाए रखेगा। कब? जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो, प्लासेंटेशन ना हो और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ना हो। तो फर्टिलाइजेशन होना, प्लासेंटेशन होना और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना, ये गेस्टेशन पीरियड का ही साइन है। तो गेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी का साइन है, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो जब ओव्यूलेटरी फेज होगी तो 14 डेज से 18 डेज तक जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte वेट करता है किसका? स्पर्म का। किस लिए? फर्टिलाइजेशन होने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन यहां नहीं होगा तो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो FSH RF रिलीजिंग फैक्टर जो बढ़ा हुआ है इसको और बढ़ाया जाएगा, और LH RF जो बहुत ज्यादा LH सर्ज के कारण बढ़ा हुआ था इसे कम किया जाएगा। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कर रहा था तो ये धीरे धीरे डिजेनरेट होगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी फॉर्मेशन रुक जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेनेंस किसको कर रहा था?
यूटेराइन कवरिंग को मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस को इसका मेंटेनेंस बनाए रख रहा था। क्यों? अगर फर्टिलाइजेशन होता तो प्लेसेंटा होता तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता, लेकिन ऐसी स्टेजेस तो हो ही नहीं रही। क्यों? फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, नेगेटिव फीडबैक गया है, तो ये भी धीरे धीरे रप्चर होने लगेगा। तो आफ्टर 18 डेज के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। और कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलकर क्या होगा? यहां प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं होगा। और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? स्ट्रेटम बेसिलिस के मसल फाइबर, नर्व फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू ये सारे डिजेनरेट होंगे और डिजेनरेट होकर 18th डे के समथिंग ये डिस्चार्ज हो जाएगा ब्लड के फॉर्म में, और इसी फेज को कहेंगे हम मेंसेस। तो ये एक तरह साइकिल है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया प्री ओव्यूलेटरी फेज जो 1 to 13 डेज तक होती है, ओव्यूलेटरी फेज 14 डेज पे होती है, और उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो ऑलमोस्ट 28 डेज तक जाके कंप्लीट होके मेंसेस के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाता है, यानी सेकेंडरी oocyte भी यहां से रप्चर होके बाहर निकल जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। थैंक यू।